न्यू एज बॉलीवुड स्टार किड्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी ट्रोलिंग या फ्लॉप होती हुई फिल्में तो होनी नहीं चाहिए। आई थिंक मैंने ठान लिया था कि मुझे साबित करना है कि मैं एक्टिंग कर सकती हूँ। क्योंकि उससे बड़ी प्रॉब्लम में तो पूरा बॉलीवुड नेपोटिज्म ऑलरेडी है एंड दैट इज द इररिलेवेंस प्रॉब्लम। साल 2000 में अभिषेक बच्चन अपनी डेब्यू फिल्म रेफ्यूजी की शूटिंग कर रहे थे। 10,000 लोग वो शूटिंग देखने आए थे। अब तुम सोचोगे भला ऐसा क्यों अभिषेक बच्चन को देखने, एंड सवाल का जवाब भी यही है क्योंकि बच्चन का बेटा एक्टर बन रहा था। ये बात आग की तरह आसपास के सारे गांव में फैल गई और कट टू टुडे आमिर खान का बेटा, सैफ अली खान का बेटा या इवन अमिताभ बच्चन का पोता, इनकी पिक्चरों की शूटिंग देखने जाने के लिए एक्साइटमेंट तो दूर, इनको तो ऑटो वाले नहीं पहचानते। बॉलीवुड में सुपरस्टार्स के बच्चों का सुपरस्टार बनना, अपने पेरेंट्स की तरह एक्टर बनने का ट्रेंड तो 1950 से चला आ रहा है और यही वो नेपोटिज्म है जिसने हमें ऋषि कपूर, सलमान खान, आमिर खान और ऋतिक रोशन जैसे सुपरस्टार्स दिए। आज भले ही तुम नेपोटिज्म को कितनी भी गाली दे दो, पर सच तो यही है, मेजॉरिटी ऑफ बॉलीवुड एक्टर्स दैट यू लव आर अ प्रोडक्ट ऑफ नेपोटिज्म। और जो स्टारडम, फैन फॉलोइंग अपने लिए, अपनी मूवीज के लिए क्रेज सनी देओल जैसे एक्टर्स ने देखा था। आज आप देख लीजिए कि गदर 2 इतने समय के बाद आती है, लोग पगला जाते हैं गदर 2 देखने के लिए। उनका बेटा करण देओल तो उसके आसपास भी नहीं आता। मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस को तो शायद ये तक नहीं पता होगा कि अमिताभ बच्चन के ग्रैंडसन ने आज तक कितनी फिल्में करी हैं। द ग्रेट शाहरुख खान की बेटी की डेब्यू फिल्म कौन सी थी? और इब्राहिम अली खान से ज्यादा तो उनके 9 साल के हाफ ब्रदर तैमूर के बारे में लोगों को पता है। एक बॉलीवुड सुपरस्टार के घर में पैदा होना ये इंडिया में सबसे बड़े सिल्वर स्पून के साथ पैदा होने वाली चीजों में से एक है, क्योंकि बचपन से ही तुम्हें स्टारडम, लाइमलाइट, अटेंशन की आदत लग जाती है। फॉरेन के बेस्ट फिल्म स्कूल्स का एक्सेस मिल जाता है। फर्स्ट बॉलीवुड फिल्म जिसके लिए किसी आउटसाइडर को मुंबई में बॉलीवुड में सालों तक धक्के खाने पड़ेंगे। 1-1.5 साल जो था कुछ नहीं था, तो उस दौरान बड़ा मतलब ये था कि सुबह नाश्ते में चाय बिस्किट, लंच में चाय बिस्किट और फिर डिनर में चाय बिस्किट, पार्ले जी होता था। बम्बई आ गए, फिर वही जद्दोजहद। वो तुम्हें प्लेटर में सजा कर दी जाती है, तुम्हें लॉन्च किया जाता है, तुम्हारा डेब्यू, पीआर, पॉडकास्ट, इंटरव्यूज, पापराजी क्लिप्स सब प्लान करा जाता है टू गिव यू द ग्रैंड लॉन्च ऑफ अ सुपरस्टार किड। और ये कोई नया फिनोमेना नहीं है। बॉलीवुड के करंट फादर फिगर करण जौहर तुम्हें अपने शो में बुलाकर टॉक ऑफ द कंट्री बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। पर आज के नेपो किड्स, स्टार किड्स में ना तो ऑडियंस को थिएटर में खींच के लाने वाली पावर है, ना क्रिटिकली अक्लेम्ड सिनेमा बनाने लायक एक्टिंग स्किल्स। क्या गिरी हुई खून की हर बूंद चीख रही है। और ना ही खुद की शॉर्टकमिंग्स को समझकर ग्रेसफुली एक्सेप्ट करने की हम्बलनेस। बॉबी को ने तो एक बहुत बड़ी बात मेरे को बोली थी कि मैं 40 का था तब पहली बार किसी ने मुझे बोला, यार बॉबी तेरे को एक्टिंग सीखनी चाहिए। मुझे किसी ने बचपन से नहीं बोला था कि मुझे एक्टिंग सीखनी चाहिए। और फिर उसने वो चीज पे अमल किया। उसने जब आश्रम किया या लव हॉस्टल किया, उसने उस तरह के कैरेक्टर किए जैसा वो इंसान नहीं। अब ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बट मुझे पर्सनली कभी नेपोटिज्म से दिक्कत नहीं रही। और अगर वो उससे अपने रिसोर्सेज, अपने कनेक्शन से एक बॉलीवुड स्टार बना सकता है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। पॉलिटिक्स और लॉ और जितना मैं जानता हूँ साउथ की इंडस्ट्रीज में तो इससे कई गुना ज्यादा नेपोटिज्म है। और सच तो यही है कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स भी एक्टर होते तो ले देकर 2-4 फिल्में तो तुम भी करने को मना नहीं करते। पर मेरे सवाल खड़े होते हैं जब इंडस्ट्री में 7 साल बिताने के बावजूद जानवी कपूर आज तक एक भी सोलो हिट डिलीवर नहीं कर पाई हैं और यूएस के टॉप एक्टिंग स्कूल जाने के बाद भी ऐसी एक्टिंग करती हैं। तमिलनाडु तमिल रजनीकांत, आंध्रा तेलुगु अल्लू अर्जुन, कर्नाटका कन्नड़ा यश। अगस्त्य नंदा अपनी स्ट्रगल बताते हैं स्टूडियो में 45 मिनट वेट करने को। I went to this office and I won't say the name of the office obviously, and I'm sitting there. I got a 1 o'clock time to meet. They'd given you the appointment. And it's 1:15, 1:30, 1:45. I'm like, what is going on here? हाँ, तुम कह सकते हो कि ये तो नए स्टार किड्स हैं, अभी इनको टाइम ही कितना हुआ है। तो एक्टिंग करियर और रेलेवेंस तो अर्जुन कपूर, सोनम कपूर और सोनाक्षी सिन्हा का भी कुछ खास बचा नहीं है। एंड इस वीडियो में तुम्हें ये तो पता चलेगा ही कि आज बॉलीवुड के नेपोटिज्म किड्स, स्टार किड्स ने अपनी रेलेवेंस पूरी तरह से क्यों और कैसे खो दी है। जहां शायद कैरी मिनाती, भुवन बाम, आशीष चंचलानी उनसे कई ज्यादा लव्ड और रेलेवेंट सेलिब्रिटीज हैं। और साथ ही जवाब मिलेगा इस सवाल का भी कि लोगों को नफरत सिर्फ नेपोटिज्म से है
या खराब एक्टिंग से? क्या ये आज के बॉलीवुड स्टार किड्स की ट्रेजेडी है कि वो इतने ज्यादा ओवर एक्सपोज्ड है कि उनका ट्रोल होना, उनको गालियां पड़ना, उनका फेलियर इज ऑलमोस्ट इनएविटेबल? क्योंकि ऐसा नहीं है कि 90s या 2000s के स्टार किड्स बहुत हिट थे। फरदीन खान, जायद खान, हरवन बवेजा, ट्विंकल खन्ना, हर पीरियड में तुम्हें फेल किए हुए बॉलीवुड नेपोटिज्म किड्स के एग्जांपल भरपूर मिल जाएंगे। और प्रॉब्लम तो फेलियर है भी नहीं। सनी देओल ने 2022 में गदर 2 हिट होने से पहले लगातार 32 फ्लॉप डिलीवर करी थी। उनके फैब्रिकेटेड स्टारडम पर तो हमने एक और डिटेल वीडियो बना रखी है, तुम जाकर देख सकते हो, वीडियो के एंड में लिंक दे दूंगा। अक्षय खन्ना इज कंसिडर्ड अ कमर्शियली फेल्ड सोलो एक्टर, जिन्होंने अपने पूरे एक्टिंग करियर में सिर्फ एक सोलो हिट फिल्म डिलीवर करी है, 1999 में आई ताल। संजय दत्त तो जेल तक जा चुके हैं, सलमान खान पर सालों से इतने केसेस चल रहे हैं, पर इन सब के बावजूद लोग इन नेपो किड्स से तो भरपूर प्यार करते हैं। इनके डाई हार्ड फैंस हैं, इनको अपने स्टार बॉलीवुड की रॉयल्टी पेरेंट से कंपेयर किया जाता है। जैसे सनी देओल को धर्मेंद्र से, अभिषेक बच्चन को अमिताभ बच्चन से और अक्षय खन्ना को अपने पिता विनोद खन्ना से। पर क्या तुम जुनैद खान को कभी आमिर खान से कंपेयर करने की सोच सकते हो? हर्षवर्धन कपूर को अनिल कपूर से, सुहाना खान की एक्टिंग को शाहरुख खान से? आई डोंट थिंक सो। एंड इस वीडियो के एंड तक तुम्हें पता चल जाएगा कि बॉलीवुड का नेपोटिज्म कल्चर पिछले 50 सालों में किस तरह इवॉल्व हुआ है, कैसे आलिया भट्ट, श्रद्धा कपूर और रणबीर कपूर आर प्रोबेबली द ओनली मॉडर्न डे नेपो किड्स जो अपना डाउनफॉल अवॉइड कर पाए हैं। और एंड में ये भी बताऊंगा कि आज की डेट में रेलेवेंट रहने के लिए, अपने डाई हार्ड फैंस बनाने के लिए एक स्टार किड को क्या करना चाहिए, क्योंकि फेक इंग्लिश वाले पीआर पॉडकास्ट तो डेफिनेटली काम नहीं कर रहे हैं। People don't see me for what I am, or they don't see me for the truth. अगर बात में मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इंडियन पॉप कल्चर पर ऐसे डीप डाइव्स हम तुम्हारे लिए हर हफ्ते लेके आते हैं। और आओ तुम्हें समझाते हैं कि आज तक बॉलीवुड के स्टार किड्स कैसे रेलेवेंट रहते थे। बॉलीवुड के नेपोटिज्म की आज की हालत को समझने के लिए तुम्हें बॉलीवुड की 5 जनरेशंस ऑफ नेपो किड्स को समझना होगा, जिसकी शुरुआत होती है द डायनास्टिक एरा से। ये बॉलीवुड नेपोटिज्म की फर्स्ट जनरेशन थी और इसमें आती भी सिर्फ एक बॉलीवुड फैमिली है, द कपूर फैमिली। लेजेंडरी पृथ्वीराज कपूर के बेटे राज कपूर वाज अमंग्स द 3 मेन रूलिंग बॉलीवुड इन द 1950s। और राज कपूर का स्टारडम तो उस समय तक भी सिर्फ इंडिया में लिमिटेड नहीं था। यूएसएसआर, चाइना, मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में भी he was an equally big superstar. इनफैक्ट लेट 1960s में जब वो मॉस्को जाते हैं तो एयरपोर्ट पर तो उन्हें रिसीव करने कोई नहीं आया, क्योंकि राज कपूर के आने का किसी को पता नहीं था। बट वंस पीपल इन मॉस्को स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग हिम, वो जिस टैक्सी में बैठे वो आगे नहीं ऊपर गई, अपने रशियन फैंस के कंधों पर। 1948 में राज कपूर ने अपने फिल्म प्रोडक्शन हाउस आरके फिल्म्स को स्टैब्लिश किया और अपने ही बैनर के अंडर उन्होंने 1960s में कई फिल्में बनाई। पर जिस फिल्म ने उन्हें अपने बेटों को बॉलीवुड में लॉन्च करने पर मजबूर कर दिया वो थी 1970 में रिलीज हुई मेरा नाम जोकर। एंड आज भले ये फिल्म एक कल्ट क्लासिक मानी जाती हो, बट उस समय 4 घंटे लंबी ये फिल्म वाज अ कैटास्ट्रोफिक कमर्शियल फेलियर। एंड ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरके फिल्म्स को उस समय एक बड़ी हिट की जरूरत, पर ना तो उनके पास रिस्क लेने का स्कोप था, ना किसी बड़े एक्टर को देने के लिए पैसे। तो राज कपूर क्या करते हैं, अपने सबसे बड़े बेटे को बॉलीवुड में लॉन्च। 1971 में कल, आज और कल से बॉलीवुड में शुरू होती है उसके इतिहास की शायद सबसे लंबी चली आ रही नेपोटिज्म लीनियज विद द डेब्यू ऑफ रणधीर कपूर। इस फिल्म में कपूर फैमिली की तीनों जनरेशन पहली बार ऑन स्क्रीन लोगों को दिखी। पृथ्वीराज कपूर एज ग्रैंडफादर, राज कपूर एज फादर एंड रणधीर कपूर एज द सन। एंड फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल होने की वजह से आरके फिल्म्स कुछ समय तक स्टेबलाइज भी हुआ। पर राज कपूर शायद अपने तीनों बेटों को ग्रैंड बॉलीवुड एंट्री देने का सोच चुके थे, क्योंकि 2 साल बाद 1973 में राज कपूर लॉन्च करते हैं शायद अपने तीनों बेटों में से सबसे ज्यादा टैलेंटेड ऋषि कपूर को विद द रिलीज ऑफ बॉबी। कुछ रूमर्स और मिथ्स तो ये भी हैं कि राज कपूर उस समय के सबसे बड़े सुपरस्टार राजेश खन्ना को कास्ट करना चाहते थे और सिर्फ बजट ना होने की वजह से ऋषि कपूर का डेब्यू हो गया। पर अब उससे बहुत फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि वो क्या लेजेंडरी डेब्यू था। सोची तो रहा हूं क्या बाहर से कोई अंदर ना आ सके। तुम अगर अपने पापा मम्मी दादा दादी से पूछोगे तो शायद उन्होंने ही बॉबी थिएटर में 5-10 बार देखी होगी। खैर 1985 में राज कपूर अपने तीसरे बेटे राजीव कपूर को भी लॉन्च करते हैं विद द आइकॉनिक फिल्म राम तेरी गंगा मैली। और अपने तीनों बेटों को बॉलीवुड में ग्रैंड डेब्यू देने का क्रेडिट तो राज कपूर को पूरा जाता है। पर राजीव कपूर शायद एक्टिंग के लिए बने ही नहीं। डेब्यू फिल्म सुपरहिट होने के बावजूद ऑडियंस ने कभी उन्हें एज अ मेल लीड एक्टर एक्सेप्ट ही नहीं किया। एंड कपूर फैमिली की कंप्लीट डिटेल हिस्ट्री पर तो हमने
एक घंटे की वीडियो बनाई हुई है, अगर तुम्हें उसमें इंटरेस्ट हो जाके देख सकते हो, मैं वीडियो के एंड में लिंक दे दूंगा। पर अभी के लिए ये थी शुरुआत बॉलीवुड नेपोटिज्म की, कपूर खानदान का नाम कैरी करने के बर्डन की और उस नाम के साथ आने वाले फायदे की। जहां एज एन एक्टर एक्सपेक्टेशंस तो तुमसे हर फिल्म में हाई थी, पर एक लार्ज चंक ऑफ ऑडियंस बाय डिफॉल्ट तुम्हें स्टार भी मानती थी, जस्ट बिकॉज उन्होंने राज कपूर का स्टारडम देखा था। और राजीव कपूर का फेलियर भी इस बात का प्रूफ है कि हर कोई सिर्फ एक खानदानी नाम लेकर बॉलीवुड में सर्वाइव नहीं कर सकता था। पर इसके बाद जिन बॉलीवुड नेपो स्टार्स का डेब्यू होता है, वो शायद बॉलीवुड का गोल्डन पीरियड लाने के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द मास हीरो सक्सेशन एरा। एंड ये था स्टार किड्स का गोल्डन पीरियड, जिसमें बॉलीवुड को वो स्टार किड्स मिले जिन्होंने बॉलीवुड को एज अ फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री अगले 20 सालों में शेप किया। 1981 में सुनील दत्त के बेटे संजय दत्त का डेब्यू, 1983 में धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल का डेब्यू, 1988 में सलीम खान के बेटे सलमान खान का डेब्यू, 1991 में कपूर फैमिली की लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए रणधीर कपूर की बेटी करिश्मा कपूर का डेब्यू, उसी साल फिल्म मेकर रवि टंडन की बेटी रवीना टंडन का डेब्यू, और 1995 में धर्मेंद्र के छोटे बेटे बॉबी देओल का डेब्यू। एंड सेकंड जनरेशन ऑफ ये नेपो किड्स तो मेरी नजर में सबसे ज्यादा लकी थे, क्योंकि उन्हें ऑडियंस का प्यार भी मिला और नेपोटिज्म का फायदा उठाने के लिए उन्हें कभी जज भी नहीं किया गया। और हाँ, तुम कह सकते हो कि इन सभी स्टार्स में तो अपने पेरेंट्स की तरह एक्टिंग टैलेंट भी शायद था, बट अगर वो बॉलीवुड इनसाइडर्स ना होते तो शायद कभी एक्टर नहीं बन पाते। एंड करिश्मा कपूर को तो शायद इनिशियली अपने कपूर सरनेम का उतना बेनिफिट नहीं मिला, क्योंकि शायद वो एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी। वो तो अपने पेरेंट्स की टफ मैरिज के बाद फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने की वजह से फिल्मों में आई। रवीना टंडन तो 90s की टॉप एक्ट्रेस भी बनी, और इसका मेजर क्रेडिट उनकी फिल्म चॉइसेस, उनकी पर्सनालिटी और उनकी एक्टिंग स्किल्स को जाता है, क्योंकि उस समय स्टार किड्स की डेफिनेशन भी थोड़ी अलग होती थी। एक कन्वेंशनल एक्टिंग स्टार के बच्चों को ही स्टार किड माना जाता था, ना कि डायरेक्टर, म्यूजिशियन और प्रोड्यूसर्स के बच्चों को। और इसके मेनली दो रीजन, लोग एक्टर्स को ही ज्यादा जानते थे, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, म्यूजिशियंस उस समय उतने फेमस नहीं थे। एंड दूसरा एंड मोर इंपॉर्टेंट कि बॉलीवुड में उस समय ज्यादा पैसा आया भी नहीं था। इसका बेस्ट एग्जांपल है आमिर खान, जिनके पिता ताहिर हुसैन और अंकल नासिर हुसैन जाने माने फिल्म मेकर्स। पर तुमने रेयरली ही आमिर खान के साथ नेपोटिज्म वर्ड यूज होते हुए देखा होगा। थिंक दैट एक्चुअली यूज्ड टू ट्रबल अस मोस्ट, जो सबसे ज्यादा हमको तकलीफ देती थी वो अब्बाजान को देख के, क्योंकि वो बहुत ही सीधे इंसान थे और बहुत ही सिंपल इंसान थे। इतना शायद बिजनेस का उनको सेंस नहीं था कि शायद उनको उतना ऐसे लोन नहीं लेना चाहिए था। और क्या होता था जब उनकी फिल्में चलती थी तो उस वक्त बहुत वो ब्लैक का धंधा होता था और वो चोरी वोरी करते थे, तो वो एक्चुअली अकाउंट्स मिलते ही नहीं थे प्रोड्यूसर को हाफ द टाइम। तो कभी कभी फिल्म चलती थी लेकिन आपको जो आपका ड्यू है वो मिलता नहीं था। एंड अभी तक तो ये ऑडियंस के लिए ऑब्वियस था कि अगर एक एक्टिंग सुपरस्टार अपने बच्चे को ग्रैंड लॉन्च नहीं देगा तो कौन देगा। लेट 90s में अक्षय खन्ना डेब्यू करते हैं बाय अ फिल्म जो उनके डैड विनोद खन्ना ने प्रोड्यूस की थी। आज मेरा बेटा अक्षय खन्ना भी मेरी फिल्म हिमालय पुत्र से फिल्मों में प्रवेश कर रहा है। फिल्म को पूरे देश में हाइप मिल सके, वो फिल्म चले, इसलिए फिल्म के अंदर उन्होंने अक्षय खन्ना के बाप का रोल भी किया था। और तो और अपने बेटे के ऑपोजिट परफेक्ट एक्ट्रेस कास्ट करने के लिए तो उन्होंने लंदन में एक कॉन्टेस्ट तक रखवा दिया था। I saw many girls, लेकिन अक्षय के साथ कोई मुझे पैर अच्छा नहीं लगा। तो फिर मैं लंदन जा रहा था एक दिन, तो मुझे रास्ते में ख्याल आया प्लेन में बैठे हुए कि क्यों ना वहां से लड़की ढूंढी जाए। तो लंदन पहुंचकर मैंने एक कॉन्टेस्ट अनाउंस किया। एंड इस पीरियड में अभिषेक बच्चन का डेब्यू मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उन्हें जिस इंटेंसिटी से अपने महानायक, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन नाम के पिता से कंपेयर किया जाता था। और अभिषेक के एग्जांपल से यह भी पता चलता है कि एक सिल्वर स्पून होने के सच्चे नुकसान क्या होते हैं, क्योंकि अमिताभ बच्चन के नाम पर उनकी डेब्यू फिल्म की शूटिंग देखने 10,000 लोग तो आ गए, पर अभिषेक बच्चन उस सेट पर फिर इतने नर्वस हो गए कि अपने सारे डायलॉग्स भूल गए। डायरेक्टर जेपी दत्ता को एक सीन के 17 टेक्स लेने पड़े अभिषेक से सही एक्टिंग करवाने के लिए। एंड ऑडियंस भी स्टार किड्स को बाद में उनके नाम को पहले रिस्पेक्ट देती थी। धर्मेंद्र का बेटा इंस्टेड ऑफ सनी देओल, बच्चन का बेटा इंस्टेड ऑफ अमिताभ बच्चन, सुनील दत्त का नशेड़ी बिगड़ा हुआ लड़का इंस्टेड ऑफ संजय दत्त। फिल्म आने से पहले ही मानो हर फिल्म देखने वाले इंसान को पता लग जाता था कि किसी स्टार का बेटा बेटी लॉन्च हो रहे हैं, पर जज उसे हमेशा उसकी परफॉर्मेंस के बलबूते पर ही किया जाता था। हाँ, एक सॉफ्ट कॉर्नर बिकॉज ऑफ नेपोटिज्म का प्रोडक्ट मिल जाता था, पर इस बंच ऑफ स्टार किड्स में एक्टिंग टैलेंट तो था। मास अपील, स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस और जनता के साथ एक इमोशनल कनेक्ट, बॉलीवुड में सक्सेसफुल होने का हंगर भी और प्लेटफॉर्म तो था ही। एंड इस एरा का एंड होता है अर्ली 2000s में, जब डायरेक्टर राकेश रोशन अपने बेटे ऋतिक रोशन को लॉन्च करते हैं विद द ग्रैंड रिलीज ऑफ कहू ना प्यार है। एंड ऑडियंस को शायद नई सेंचुरी आते आते अपना नया सुपरस्टार मिल चुका था। एंड ऋतिक रोशन वाज प्रोबेबली द लास्ट स्टार किड जो बॉलीवुड की अगली एंड शायद डिसअपॉइंटिंग नेपो किड्स की एरा के
शुरुआत का एरा था, द कॉर्पोरेट स्टार किड कल्चर। 2005 के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री में स्टार किड नाम को, उस शब्द को, उस टैग को मोनेटाइज करा जाने लगा, क्योंकि ऋतिक रोशन के लॉन्च और 2005 के बीच में बॉलीवुड लिटरली एक इंडस्ट्री बन गया था। प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स 70s, 80s, 90s के कंपैरिजन में ज्यादा पैसे कमा रहे थे। और अगले 10-12 सालों में भर भर के स्टार किड्स लॉन्च होते हैं। रणबीर कपूर, हरमन बवेजा, अभय देओल, ईशा देओल, सोनम कपूर, आलिया भट्ट, वरुण धवन, अर्जुन कपूर एंड टाइगर श्रॉफ। कुछ स्टार किड्स इनिशियल हाइप के बाद फिजल आउट हो गए। यहाँ से हमें शायद पहली बार टैलेंट में, स्क्रीन प्रेजेंस और मास अपील में एक इंफीरियर जनरेशन ऑफ स्टार किड्स मिली। इन स्टार किड्स को करण जौहर, धर्मा प्रोडक्शन टाइप के स्टूडियोज ने चांस दिया, इस बात से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर प्रॉब्लम तो तब आती है जब एक स्टार किड को लॉन्च करने के लिए, उसको हाइप देने के लिए उसका एक्टिंग टैलेंट, एक्टिंग कैलिबर और सच्चा कैरेक्टर छुपाया जाता है। फेक अवार्ड दिए जाते हैं। कॉफी विद करण में आना ही उनकी रेलेवेंस का सबसे बड़ा प्रूफ बन जाता है। यही वो जनरेशन थी जहां पहली बार स्टार किड्स के साथ एस्पिरेशनल और ग्लैमर जैसे शब्द जुड़ने शुरू हुए। सोशल मीडिया के आने से ये ब्रांडिंग और इंटेंस हो गई। एंड दिस वाज द टाइम जहां शायद पहली बार ऑडियंस के मन में स्टार किड्स को लेकर एक मिक्स्ड इमोशन। आलिया भट्ट का करण जौहर के शो पर प्राइम मिनिस्टर का नाम ना बता पाना, टाइगर श्रॉफ का ऐसी एक्टिंग करना, छोटी बच्ची हो क्या, समझ नहीं आता कि साथ रहो, सोनम कपूर के एंटाइटलमेंट से भरे हुए इनके इंटरव्यूज, Being a star son or star daughter, how much it helps. But do you think it helps? I think it helps. It took me 5 years to get my first film. इन सारी चीजों ने पहली बार मास ऑडियंस के मन में स्टार किड्स के अगेंस्ट एक फीलिंग जगाई। और ये बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन है, आलिया भट्ट जैसी डम एक्ट्रेस को इन शोज में क्यों बुलाया जा रहा है? टाइगर श्रॉफ को बार-बार फिल्में क्यों मिल रही हैं? सोनम कपूर कैसे फॉर अ गुड फ्यू इयर्स बॉलीवुड की लीडिंग लेडी बन गई थी अपने इस एक्टिंग टैलेंट के साथ? You choose us. और ऑडियंस का ये सारा गुस्सा, ये सारे सवाल करण जौहर के शो के एक एपिसोड में एक्सप्लोड होगा, जिसकी बात हम अभी करेंगे। पर रणबीर कपूर के फ्लॉप डेब्यू के बाद कमबैक, आलिया भट्ट की प्रॉमिसिंग एक्टिंग और श्रद्धा कपूर का प्रॉमिसिंग डेब्यू वर दी ओनली थिंग्स जो इस नेपोटिज्म कल्चर को सेव कर रहे थे, क्योंकि इसके बाद शुरू होता है द नेपोटिज्म बैकलैश एरा। 2016 से 2020 तक अगली जनरेशन ऑफ बॉलीवुड नेपो किड्स ने डेब्यू किया, व्हिच मेनली इन्वॉल्व्ड सारा अली खान, जानवी कपूर एंड अनन्या पांडे। इन तीनों के करियर कंपैरिजन की बात डिटेल में हमने इस वीडियो में करी है, एंड में लिंक दे दूंगा, तुम जाके देख लेना। पर ये वो भी दौर था जब पहली बार एक एंटी नेपोटिज्म नाम का वेव, एक डिस्कशन कुछ लोगों से बाहर निकलकर एक लिटरल नेशनल टॉपिक था। करण जौहर तो खुद को प्राउडली नेपोटिज्म डैडी डिक्लेयर करने लगे। एंड इट वाज द फर्स्ट टाइम जब बॉलीवुड के बारे में एक इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर की डिबेट शुरू हो गई। स्टार किड के पास एक वो चीज होती है कि अगर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, उनको सिखाने के लिए ना 2-3 फिल्में और मिल जाती है कि अभी सीख जाएगा, अरे देखो इंप्रूवमेंट है, अरे थर्ड फिल्म में कितने अच्छे लग रहे हैं। बट व्हेन वी कम, इट्स लाइक यू कांट एक्ट, वी गिव यू एन अपॉर्चुनिटी, you're out. ऑडियंस डिसअपॉइंटेड थी। और ऐसा नहीं था कि सारा, अनन्या और जानवी को अटेंशन नहीं मिली। अपनी डेब्यू फिल्म केदारनाथ के बाद सारा अली खान बिकेम द हॉट टॉपिक फॉर द फिल्म क्रिटिक्स ऑफ द एंटायर कंट्री। जानवी कपूर के कंपैरिजन डायरेक्ट उनकी मॉम श्रीदेवी से होने लगे। अनन्या पांडे तो शायद बॉलीवुड की पहली ऐसी नेपो किड थी जो नेगेटिव पीआर या बैगेज के साथ डेब्यू कर रही थी, बिकॉज ऑफ दिस वन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो सबको पता है। जहाँ हमारे सपने पूरे होते हैं वहाँ इनका स्ट्रगल शुरू होता है। एंड आज इंडस्ट्री में 7 साल होने के बाद तक भी सारा, अनन्या, जानवी को एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स नहीं माना जाता है। बॉलीवुड की लेटेस्ट जनरेशन ऑफ स्टार किड सिर्फ हेट्रेड और ट्रोलिंग का शिकार नहीं है। वो जो फेस कर रहे हैं वो तो उससे भी कई गुना ज्यादा बदतर है, क्योंकि उनके सामने उनके नाम के साथ खड़ी है इररिलेवेंस। कल अगर सुहाना खान या अगस्त्य नंदा की कोई नई मूवी रिलीज होती है, क्या तुम सच में टिकट खरीद कर उनकी मूवी देखने थिएटर में जाओगे? एंड इट्स नॉट जस्ट बिकॉज दे आर बैड एक्टर्स। इस इररिलेवेंस के रीजंस इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं कि वीडियो के एंड तक जो हम आगे बात करने वाले हैं, तुम्हें शायद इस 5th जनरेशन ऑफ स्टार किड्स के लिए बुरा फील होने लगे, क्योंकि शायद ये अपनी खुद की इररिलेवेंस के लिए कोई जिम्मेदारी भी नहीं रखते। क्योंकि अगर इस इररिलेवेंस के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल है तो वो है द सिस्टम ऑफ स्टारडम, जो पिछले 10 साल में तबाह हो चुका है। बॉलीवुड की शुरुआत से या इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद 60-70 सालों तक बॉलीवुड के स्टार किड्स की रेलेवेंस का सिस्टम जो एस्टैब्लिश था, 2015 से 2025 सिर्फ 10 सालों में वो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। और इस सिस्टम के टूटने का कोई एक रीजन नहीं है, क्योंकि पिछले 10 सालों में ये सिस्टम, ये पूरा प्रोसेस 3 स्टेजेस में टूटा है। अब इसमें कितनी गलती खुद इन स्टार किड्स की है वो तुम अपने आप जज कर सकते हो, क्योंकि इन तीनों में से पहली स्टेज है द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टारडम। हमने जिन जनरेशंस की बात करी, 1995 और 2015 के स्टार किड्स के बीच में तुम्हें एक डिफरेंस देखने को मिलेगा कि उस समय के स्टार किड स्टार बने
और ये नए वाले स्टार किड्स को शायद स्टार बनाया गया। बॉलीवुड एट द एंड ऑफ द डे एक बिजनेस है और 2010 के बाद प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स ने एक पैटर्न नोटिस किया कि पिछले 20-25 सालों में एक सुपरस्टार का बेटा सुपरस्टार ही बना है। हाँ, इस पैटर्न के कुछ एक्सेप्शन तुम्हें जरूर मिल जाएंगे एंड दिस इज व्हेन करण जौहर कम्स अप विद द फिल्म जिसके बाद ही बॉलीवुड में नेपोटिज्म का शब्द यूज होना भी शुरू हुआ, स्टूडेंट ऑफ द ईयर। डेविड धवन के बेटे और महेश भट्ट की बेटी का हाई प्रोफाइल डेब्यू एंड दिस बिकेम द स्टार्ट ऑफ अ फैक्ट्री टू मैन्युफैक्चर स्टार्टअप। आलिया भट्ट की इनिशियल फिल्मों में उनकी एक्टिंग देखकर उन्हें खूब ट्रोल होना पड़ा और ऐसा नहीं है कि वो पुराने वाले स्टार किड्स 90s वाले स्टार किड कभी फेल नहीं हुए थे। सैफ अली खान ने तो अपने करियर में ऑलमोस्ट 15 सालों तक कोई इंपैक्टफुल रोल नहीं करा था सिवाय दिल चाहता है कि 90s में सैफ ने अक्षय कुमार की फिल्मों में सेकंड फिडल प्ले करना शुरू किया था जिससे ही केप्ट सर्वाइविंग इन द इंडस्ट्री। और 2007 में ओमकारा आने से पहले तुम्हें सैफ अली खान की कोई सोलो मेमोरेबल परफॉर्मेंस शायद याद भी नहीं होगी। अभिषेक बच्चन ने तो धूम और गुरु जैसी सक्सेसफुल फिल्में देने के बाद भी इतनी ट्रोलिंग फेस करी कि वो एक्चुअली उससे मेंटली अफेक्ट हो गए। राइट। I'm on Instagram, I follow my brother, I see the hate he gets. I see the kind of trolling he gets. And whether you like him as an actor or you don't, or you think he's had it so easy because he's Amitabh Bachchan's son, whatever it is, I'm his sister. I'm going to react to him as a sister. And I hate it. It gives me sleepless nights. बट ये मैं तुम्हें अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन सारे स्टार किड्स ने अपने फेलियर्स की, अपने बॉक्स ऑफिस के फेलियर की, खराब एक्टिंग, पुअर कलेक्शंस को कभी छुपाने की कोशिश नहीं करी एंड शायद इसीलिए अभिषेक बच्चन से ऑडियंस डिसअपॉइंटेड तो थी पर उनको हेट नहीं करती थी। पर सारा अली खान का खुद को जबरदस्ती मिडिल क्लास दिखाना, बार्गेनिंग बहुत करती हूँ मैं, बहुत भी चीप हूँ। जानवी कपूर की पीआर टीम तो इसी बात में कंफ्यूज है कि उन्हें क्या इंडिया की काइली जेनर की तरह प्लेस करना है या फिर रिलेटेबल नेक्स्ट डोर टियर 2 गर्ल की तरह, क्योंकि मैं तो नहीं मान सकता कि जानवी कपूर खुद से ये आंसर देंगी। वो ऐसे सवाल पूछा था ना कि इफ यू कैन सिट ऑन अ टाइम मशीन तो किस पीरियड में जाना पसंद करेंगी आप? I think it would be very interesting to watch a debate between Ambedkar and Gandhi. वाओ। संजय दत्त ने ड्रग एडिक्शन और जेल टाइम से लड़ते हुए खलनायक हसीना मान जाएगी, वास्तव और मुन्ना भाई एमबीबीएस जैसी कल्ट क्लासिक सुपर हिट फिल्म डिलीवर करी थी। आमिर खान तो इंडस्ट्री में पहली बार उस लेवल का परफेक्शनिज्म लेके आए कि फिल्मों ने 100 करोड़ कमाने शुरू किए। ऋतिक रोशन का डांस, उनकी यूनिक फिल्म चॉइसेस, द गिफ्ट ऑफ एन इंडियन सुपर हीरो टू द ऑडियंस, सनी देओल की मास अपील इतनी थी कि 2001 में गदर देखने के लिए लोग अमृतसर से दिल्ली ट्रक में आते थे। इन सारे स्टार किड्स की परफॉर्मेंसेस ने इनका स्टारडम एस्टैब्लिश किया एंड पिछले 10 सालों में डेब्यू करे हुए स्टार किड्स में से अगर तुम्हें कोई मेमोरेबल परफॉर्मेंस याद भी होगी तो वो शायद होगी आर्यन खान की द बैड्स ऑफ बॉलीवुड। इन माय ओपिनियन दैट इज इट। पर क्या इंडस्ट्री इस 5th जनरेशन ऑफ स्टार किड्स को फेलियर मानती है? नहीं। इनफैक्ट उन्हें तो ये कॉन्फिडेंस दिया जाता है कि अगर पहली फिल्म खराब भी होगी तो कोई बात नहीं, दूसरी, तीसरी, चौथी फिल्म में रिस्पॉन्स आ ही जाएगा। So it didn't, on some levels, didn't work, and that's okay. You know, it's my first try, and I'm going to work hard, and I'm going to get back up, try again for the second. If that doesn't work, then the third, then the fourth. And इसीलिए the second reason of the collapse of the system is the insider versus outsider debate. 2016 से पहले बॉलीवुड में ये इंसाइडर, आउटसाइडर जैसे शब्द इस्तेमाल नहीं होते थे एंड क्योंकि इस समय तक करण जौहर ने ऑलरेडी बॉलीवुड के स्टार किड्स का गॉडफादर बनना शुरू कर दिया और ये सबको दिख भी रहा था, पर फिर करण जौहर करते हैं शायद अपने करियर की सबसे बड़ी गलती, कंगना रनौत को अपने शो पर बुला के। You more unnecessary attitude in the industry. I think you, Karan. Me? क्योंकि इस एपिसोड से पहली बार किसी ने ऑडियंस के मन में जो डिस्कम्फर्ट इतने सालों से बन रहा था उसको वॉइस आउट किया एंड कंगना रनौत सडनली बिकेम द फेस ऑफ द फाइट अगेंस्ट नेपोटिज्म। अगले कुछ महीनों में कंगना रनौत ट्विटर पर आलिया भट्ट से पंगे लेती है, करण जौहर को बार बार नेपोटिज्म पर ट्रोल करती है एंड शी स्टार्टेड अ कन्वर्सेशन जो शायद शुरू करनी जरूरी भी थी कि आखिर लगातार इतने फेलियर्स के बाद, मीडियोकर एक्टिंग के बाद भी स्टार किड्स को मौके क्यों मिलते हैं, जब दूसरी तरफ आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव, कंगना रनौत जैसे टैलेंटेड, हार्डवर्किंग, डिजर्विंग एक्टर्स को एक ऐसे रूट के थ्रू एंट्री करनी पड़ती है which is 100 times harder than the route of a star kid। और इस पूरी कॉन्वर्सेशन की आग अनफॉर्चुनेटली बढ़ जाती है with the death of सुशांत सिंह राजपूत। लोग सारा अली खान को ब्लेम करने लगे कि केदारनाथ की सक्सेस के बाद उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को इनफ पब्लिसिटी एंड क्रेडिट नहीं दिया। आलिया भट्ट का सड़क 2 का ट्रेलर became the most disliked YouTube video of all time। ऑडियंस ने नेपो किड्स की मूवीज को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया, उनके हर एक्शन, हर स्टेटमेंट, हर मूव को एक डीप लेंस से क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। न्यूज चैनल पर नेपोटिज्म के ऊपर डिबेट होना शुरू हो गई। Led an organized boycott of Sushant Singh Rajput in a cruel, nepotistic and insecure way. Every actor was being asked the same question. Does nepotism rock? Akshay Kumar said. और इस पूरी सिचुएशन को और ज्यादा खराब कर दिया करण जौहर और 2010 में आए हुए स्टार किड्स ने। When Karan Johar was asked on his take on nepotism, तो उनका ये जवाब था, Nepotism rocks. Nepotism rocks.
जनता का हेट्रेड, उनका गुस्सा इन स्टार किड्स की तरफ और बढ़ गया। और जब इन स्टार किड्स की पीआर मशीनरी ने इनकी पब्लिक इमेज को सुधारने की और कोशिश करी, इट बिकेम सो ऑब्वियस कि एक फेक इंटरव्यू और एक हम्बल बैकग्राउंड से आए हुए जेन्युइन एक्टर के परफॉर्मेंस में, बॉडी लैंग्वेज में, उनकी बातों में डिफरेंस साफ दिखने लगा। Come from your sort of background, there's always the film background I'm talking about, like the films you've done and stuff. They always have preconceived notions, about what an actor like me would be. So that was nice. That was refreshing. Yeah. So I was surprised a bit. I just thought that you're gonna be, because everybody calls you a fashionista and you're really fashion conscious about what you wear and anything. But you hate mirrors, yeah? You hate seeing yourself in mirrors. Yeah. That was I don't think everybody needs to know that. अब सारा अली खान ने भी रोहित शेट्टी के पास जाकर कास्ट होने की रिक्वेस्ट करी थी। सर प्लीज मुझे काम दे दो। इसने ऐसा किया लिटरली, सैफ अली खान की बेटी। और 90s में सलमान खान भी 6 महीने तक प्रोड्यूसर राजीव राय से काम मांगने उनके ऑफिस गए थे। सलमान खान मेरे पास आता था, 6 महीने आया, उसने मेरे को बोला भी नहीं, वो सलीम भाई का लड़का था। पर जब पूरा पब्लिक सेंटिमेंट तुम्हारे अगेंस्ट हो, तुम्हारी इतनी फेक पीआर हो चुकी हो कि अब ऑडियंस को तुम पर ट्रस्ट होना ही बंद हो जाएगा, तो तुम्हारी स्ट्रगल की स्टोरीज चाहे सच भी हो, बाय डिफॉल्ट फेक ही लगेंगी। और जब ऑडियंस का ट्रस्ट नेपोटिज्म से, बॉलीवुड के फेवरेटिज्म वाले सिस्टम से पूरी तरह से उठ गया था, दे वर प्रोवाइडेड विद एन ऑप्शन जिसने इन स्टार किड्स को कंप्लीटली रिप्लेसेबल बना दिया विद स्टेज 3 द डिस्ट्रक्शन ऑफ मीडियोक्रिटी। इशू सिर्फ फेक पीआर और एरोगेंट इंटरव्यूज का नहीं था। 2015 के बाद आने वाले स्टार किड्स अपने प्रेडेसेसर से एक्टिंग स्किल्स भी बहुत ज्यादा वीक थे। अर्जुन कपूर की एक्टिंग जितनी ट्रोल हुई है, शायद आज तक किसी और एक्टर की नहीं हुई होगी। अनन्या पांडे को 4 साल लगे इंडस्ट्री में अपनी एक्टिंग इंप्रूव करने की, और 10-12 साल तो अभिषेक बच्चन, 10-15 साल तो सैफ अली खान को भी लगे थे। पर अब शायद ऑडियंस सिनेमा को उस इंटेंसिटी से फॉलो करती ही नहीं थी कि तुम्हें 5 साल का लीवे दे। एंड शायद तुम्हें लग रहा होगा कि ये तो डूम आ गया है स्टार किड्स के लिए, अब इनका क्या होगा। पर यहाँ पर एग्जिस्ट करता है एक बहुत बड़ा गैप जो फिल कर सकता है एक और नया स्टार किड, जो ना सिर्फ अपने आप को रिडीम करेगा, बट शायद बॉलीवुड के नेपोटिज्म कल्चर को बचा सकता है और बॉलीवुड का अगला सुपरस्टार भी बन सकता है। बट इट ऑल डिपेंड्स इफ दे फॉलो दिस एग्जैक्ट प्लेबुक इन द फ्यूचर। रेलेवेंस के इस सिस्टम के कोलैप्स होने के बावजूद कुछ स्टार किड्स ने इसको सक्सेसफुली सर्वाइव किया है। रणबीर कपूर को आज बॉलीवुड का सबसे टैलेंटेड एक्टर माना जाता है। आलिया भट्ट की रीसेंट फिल्में भले ही फ्लॉप रही हो, पर राजी, डियर जिंदगी और गंगूबाई काठियावाड़ी में उनकी एक्टिंग वाज अमंग द बेस्ट एवर इन बॉलीवुड। विक्की कौशल, श्रद्धा कपूर और कुछ हद तक तो वरुण धवन भी सक्सेसफुल हुए हैं नेपोटिज्म के इस डाउनफॉल को सर्वाइव करने में। और इन्हीं स्टार्स की प्लेबुक को फॉलो करके चांस है इस 5th जनरेशन ऑफ स्टार किड्स के पास भी अपनी रेलेवेंस को कुछ हद तक वापस लाने का, जिसका पहला एंड सबसे जरूरी एंड सबसे मुश्किल स्टेप है खुद को ओवर एक्सपोज होने से बचाना। आई अंडरस्टैंड कि आज की सोशल मीडिया रेस में बहुत ट्रेंडिंग है कि आप पॉडकास्ट पर जाओ, इंटरव्यूज दो, पापराजी आपकी क्लिप सर्कुलेट करें, आप इंस्टाग्राम पर वायरल हो, हर बात पर ट्वीट करके अपना ओपिनियन देना, स्टोरीज डालना, कॉफी विद करण पर हर दूसरे सीजन में जाकर। पर अगर आज किसी स्टार किड को रेलेवेंट रहना है तो ही और शी नीड्स टू डू व्हाट मोस्ट पीपल फियर, और वो है ऑडियंस को एक मिस्टीरियस पर्सनैलिटी का अवतार प्रेजेंट करना। बैड्स ऑफ बॉलीवुड से पहले वो हर बड़े पॉडकास्ट पर आकर अपनी ड्रग केस से खराब हुए ब्रांड इमेज सही करने की कोशिश कर सकते थे, पर आई एम प्रीटी श्योर कि वो मूव बैकफायर ही करता। एंड ना तो रणबीर कपूर पॉडकास्ट पर जाते हैं, ना आलिया भट्ट, ना श्रद्धा कपूर। ऑडियंस के मन में पहला सवाल उनके स्ट्रगल को लेकर नहीं आएगा, वो उनकी मैसिव प्रिविलेज को ही क्वेश्चन करेंगे। एंड मेरा सेकंड सजेशन टू दिस न्यू जनरेशन ऑफ स्टार किड्स थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव, एंड दैट इज कि उनको एस्केप करना पड़ेगा अपनी लेगेसी के बर्डन को। एंड यहाँ भी एग्जांपल आर्यन खान का ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एज एन एक्टर डेब्यू नहीं किया, वो तो एक सीरीज डायरेक्ट करके चर्चा में है। हाँ, वो नेटफ्लिक्स पर है। बॉलीवुड के बड़े बड़े नामों ने उनकी सीरीज में कैमियोज करे, ये तो शाहरुख खान के बेटे की प्रिविलेज है। पर अगर बैड्स ऑफ बॉलीवुड फ्लॉप हो जाता तो मेजॉरिटी ऑफ ब्लेम कहानी, परफॉर्मेंस पर जाता, ना कि डायरेक्टर पर। बट सिंस इट इज नाउ सक्सेसफुल, आर्यन खान कैन टेक ऑल द क्रेडिट। बेसिकली जितना हो सके उस प्रोफेशन, उस लेगेसी से उतना दूर रहो जहां तुम्हारी फैमिली की लेगेसी को आगे बढ़ाने की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारे कंधों पर आ जाए। फरहान अख्तर चोज टू राइट एंड डायरेक्ट फिल्म्स as well instead of just being an actor. सलमान खान के पिता सलीम खान तो एक फिल्म राइटर थे, ना कि एक्टिंग स्टार, इसीलिए उनके ऊपर एक्टिंग लेगेसी को लेके आगे बढ़ने का वो प्रेशर नहीं था। क्योंकि फरहान अख्तर आज कितने भी अच्छे राइटर बन जाए, जावेद अख्तर जैसी और उनके जितनी टाइमलेस फिल्में तो नहीं लिख पाएंगे। पर क्योंकि एज अ राइटर उनका प्रोफेशन स्क्रीन पर तो ज्यादा विजिबल नहीं है, तो ऑडियंस के मन में वो कंपैरिजन भी नहीं आता है। एंड तीसरी एंड शायद सबसे मुश्किल चीज जो एक नेपोटिज्म से आने वाला एक्टर कर सकता है, वो है बिकमिंग एन एक्टर इंस्टेड ऑफ अ स्टार। शाहरुख खान, सलमान खान सुपरस्टार हैं,
पर इरफान खान को आप उनकी एक्टिंग के लिए याद करते हो। एंड एक सुपरस्टार फैमिली से आने के बाद हाई बजट मसाला बॉलीवुड फिल्म करने की टेम्पटेशन तो आपकी होगी, पर आज की डेट में अगर कोई स्टार किड वो स्टार बनने की जगह अपने लिए अच्छे एक्टिंग रोल्स ढूंढे, इवन इफ इट इज बाय बिकमिंग अ साइड कैरेक्टर टेकिंग अ सेकेंडरी रोल, वो करके दो चीजें होंगी। एक तो जनता का सारा ध्यान, उनका सारा गुस्सा आपकी परफॉर्मेंस पर नहीं जाएगा, फिल्म के फ्लॉप होने का सारा ब्लेम तुम पर नहीं आएगा, और दूसरी अगर आप सच में एक अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर करते हो तो ऑडियंस के मन में तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट किसी ग्लैमरस सुपरस्टार एक्टिंग लेगेसी फैमिली से आने वाले और स्टार बनने की इच्छा रखने वाले नेपोटिज्म किड से ज्यादा ही होगी। बेसिकली ये भी एक तरह का पीआर ही है, बट पीआर आपके काम का, ना कि फेक पॉडकास्ट का। एंड दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। तुम्हें क्या लगता है, बॉलीवुड का नेक्स्ट एक्टिंग सुपरस्टार कोई नेपोटिज्म किड होगा या नहीं? अगर होगा तो कौन? ये सारी चीजें मुझे कमेंट्स में बताओ। वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करो, स्क्रीन पर आ रही वीडियोस को चेकआउट करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।